हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं और आज इस चैप्टर पर मेरा 4th लेक्चर है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर पर कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहा हूं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि आप मेरे सभी लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखें। ऐसा करने से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मेरे सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके हर चैप्टर में 100% मार्क्स जरूर आएंगे। मैं अपनी सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है या किसी कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। आप चाहें तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा पढ़ाना पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, हमें इनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं हम लोग। हमें दिया हुआ है कि ये हमारी एक मैट्रिक्स है और ये भी हमारी एक मैट्रिक्स है और दोनों के बीच में इक्वल साइन है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ये वाली बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। यानी कि ये वाला एलिमेंट बराबर होगा इसके, ये वाला एलिमेंट बराबर होगा इसके, ये वाला एलिमेंट बराबर होगा इसके और ये वाला एलिमेंट बराबर होगा इसके। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 तो 5 के इक्वल है ही, ठीक है। और यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है y, तो इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू होगी 4, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास। x इज इक्वल टू होगा 1 के, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। और 3 इक्वल होगा z के, तो हमें z की वैल्यू मिल गई 3। तो ये तो बहुत आसान पार्ट था। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। तो ये दोनों मैट्रिसेस भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के बराबर होगा, ये 2 तो 2 के इक्वल है ही, 5 प्लस जेड इस 5 के इक्वल होगा और x इंटू वाई ये 8 के इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम इस 5 प्लस जेड को लिख लेते हैं 5 के इक्वल। तो ये 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो हमें मिल गया z इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें z की वैल्यू मिल गई। अब हम ये x प्लस वाई को इक्वल रखेंगे 6 के, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। और ये जो x इंटू वाई है ये इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, x इंटू वाई ये इज इक्वल टू 8 है। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं x एंड y और हमारे पास दो ही इक्वेशन है। देखिए एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूँ। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 माइनस में x और इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो x रहेगा मेरा एज इट इज और y की वैल्यू मैं ये पुट कर दूंगा, तो ये जाएगा 6 माइनस में x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 के। अब मैं इसको करूँगा मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 6x माइनस में ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इन दोनों को हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं ताकि हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। तो जो एक्स का स्क्वायर है वहाँ जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी ये हो जाएगा प्लस का एक्स का स्क्वायर, और ये 6x वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस के, यानी माइनस के 6x, और 8 तो यहाँ पर था ही और वो भी प्लस का था, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। और अब यहाँ बचा 0, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हम सभी को आता ही है। हम यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे चाहिए 1 इंटू में 8, मुझे 8 चाहिए मल्टीप्लाई करके और मेरे पास है 6, तो मैं 6 को इस तरीके से स्प्लिट करूंगा कि मल्टीप्लाई करके मुझे 8 मिल जाए। तो मैं 6 को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास आएगा यहाँ बचेगा x और माइनस में 4। मैं यहाँ से माइनस 2 कॉमन लूँगा, माइनस 2 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेंगे माइनस के 4 इज इक्वल टू 0।
अब मैं इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले लूँगा, तो x माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x और ये बचेंगे माइनस के 2 और ये हो गया इज इक्वल टू 0। तो या तो ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा और या फिर ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर x माइनस 4 0 है तो ये आ गया x इज इक्वल टू 4 और अगर ये 0 है तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2। तो मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे y की वैल्यू और निकालनी है। देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी। क्या है? y इज इक्वल टू है 6 माइनस में x। तो मैं x की वैल्यू 4 पुट करूँगा यहाँ पर, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस में 4 दैट इज 2। तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 2। अगर x इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू है 2। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 है तो y तो मुझे यहीं से मिलेगा, तो ये है y इज इक्वल टू 6 माइनस में x, यानी y इज इक्वल टू 6 माइनस में 2 दैट इज 4। यानी कि अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू रहेगी 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू रहेगी 4। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने x y की वैल्यू निकाल ली और z की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका था। चलिए अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी इस मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला एलिमेंट है इसके पहले वाले एलिमेंट के बराबर होगा, ये दूसरा वाला एलिमेंट इस दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर होगा और ये वाला एलिमेंट इस 7 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई प्लस में z इज इक्वल टू है 9 के, एंड ये जो x प्लस z है ये इज इक्वल टू है 5 के, एंड ये जो y प्लस z है ये इज इक्वल टू है 7 के। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये है y प्लस z किसके इक्वल है? 7 के। तो मैं यहाँ पर y प्लस z की वैल्यू पुट कर दूंगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा x, इन दोनों की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से मुझे मिल गया x दैट इज 2। तो इस तरीके से मुझे x की वैल्यू मिल गई। मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस z इज इक्वल टू 5। तो क्या आ गया? z इज इक्वल टू 5 माइनस 2। ठीक है ना, 2 को मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आ गया z इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से मुझे z की वैल्यू मिल गई। अब मैं z की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये जाएगा y प्लस में 3 इज इक्वल टू 7। तो y कितना आ गया? y आ गया 7 माइनस 3, यानी y की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरीके से मैंने x y z की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल ली। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है। तो ये इक्वेशन क्या है कि ये एक मैट्रिक्स है जो इक्वल है इस मैट्रिक्स के। तो हमें ये वाली बात पता है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला एलिमेंट है a माइनस बी ये इस -1 के बराबर होगा, और ये जो एलिमेंट है 2a प्लस सी ये 5 के इक्वल होगा, और ये जो एलिमेंट है 2a माइनस बी ये 0 के इक्वल होगा, और ये जो एलिमेंट है 3c प्लस डी ये 13 के इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं, हम इनको इक्वल रख लेते हैं, यानी कि a माइनस बी को मैं इक्वल रखूँगा -1 के। ठीक है, और ये 2a माइनस बी को मैं रखता हूँ 0 को इक्वल, तो ये 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये 2a प्लस सी, ये जो 2a प्लस सी है ये 5 के इक्वल है, और ये जो 3c प्लस डी है 3c प्लस डी है ये 13 के इक्वल है, तो मैं इसको 13 के इक्वल रखूँगा। अब मुझे ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों हमारी इक्वेशन है जिसके अंदर ए और बी दो वैल्यूज़ हैं और हमारे पास दो ही इक्वेशन है, तो हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि बी के कोफिशिएंट सेम है लेकिन इनके साइन भी सेम है, तो इनके साइन को डिफरेंट करने के लिए मैं यहाँ पर करूँगा इनको सब्ट्रैक्ट। तो मैं लिखूँगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग करने से क्या होगा कि जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 2a है
तो ये माइनस का 2a हो जाएगा, ये माइनस का b है तो ये प्लस का b हो जाएगा। अब जीरो साइन तो कुछ है ही नहीं, तो आप चाहें तो या प्लस लिखिए या माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब a माइनस 2a क्या होता है, ये होता है माइनस का a, और माइनस का 1 माइनस का 0 ये होता है माइनस का 1। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो सकते हैं, तो ये आ गया a इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें a की वैल्यू मिल गई। अब मैं a की वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो जगह 1 माइनस b रहेगा सेम, इज इक्वल टू माइनस का 1। अब क्योंकि मुझे b फाइंड करना है तो मैं b को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ और माइनस 1 को इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये जगह 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू b वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे मुझे मिल गया b इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई है। अब मैं a की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी है, 1, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू कितनी है, वो है 1, तो जगह 2 इंटू में 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, यानी आ गया c इज इक्वल टू 5 माइनस में 2 को मैंने उधर भेज दिया है, तो मेरे पास आ गया c इज इक्वल टू 3, क्योंकि 5 माइनस 2 कितना होता है, वो 3 होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर c के पुट अगर कर दें तो हमें d मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, तो जाएगा 3 इंटू में c के वैल्यू 3 है प्लस d इज इक्वल टू 13, ये हो गए 9 प्लस में d इज इक्वल टू 13, तो मेरे पास आ गया d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 9 को मैंने उधर भेज दिया है, तो उधर प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो गया है, तो ये आ गया d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 दैट इज 4। तो उस तरीके से मुझे d के वैल्यू मिल गई। आसान क्वेश्चन है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन हमारा है ए, ये हमारी एक मैट्रिक्स है जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये वाली बात मैंने आपको बताई भी थी कि हम एक मैट्रिक्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इस मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं, यानी ये है हमारी नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, वो होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो कह रहे हैं कि इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, तो बताना है हमें कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें ये बताना है। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाती है जबकि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, यानी जब ये m और n बराबर होंगे। तो पहला पार्ट तो सही हो नहीं सकता, पार्ट सेकंड भी सही नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो पार्ट सी करेक्ट है। तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij m इंटू n will be a square matrix if m is equal to n। तो अगर m और n बराबर हो जाएंगे तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9, और हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। देखिए ये मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, इसके लिए हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ताकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं। तो ये जो पहला एलिमेंट है हमारा, ये इस पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 3x इज इक्वल टू -7, यानी x इक्वल टू कितना होना चाहिए, -7/3 होना चाहिए। तो हमें क्या कहीं पर 7/3 नजर आ रहा है, देखिए यहाँ तो नहीं आ रहा x इक्वल 7/3, ठीक है ना, नहीं है ना, यानी कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो काम तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। लेकिन बच्चे अगर कहें कि सर अगर आपने ये वाला एलिमेंट नहीं लिया होता पहले
और आपने पहले कोई और एलिमेंट लिया होता, जैसे 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, ठीक है, तो y कितना हो गया, तो y आ गया हमारा 7। तो सर y की वैल्यू 7 तो नजर आ रही है हमारे को, यहाँ पर भी नजर आ रही है और यहाँ पर भी नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन तो फ्री भी नहीं है हमारे पास। अब कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि ऑप्शन ए होगा या सी होगा या बी होगा। तो इसके लिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि x की वैल्यू -7/3 होनी चाहिए, और x की वैल्यू -7/3 ना तो यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर है, नहीं है ना यहाँ पर। बच्चे कह रहे हैं सर अगर आपने ये वाला एलिमेंट लिया होता तो देखिए ये है y + 1 इज इक्वल टू 8, तो y कितना आ रहा है, y आ रहा है 7, तो y की वैल्यू 7 इधर भी है, y की वैल्यू 7 इधर भी है, लेकिन हमने जो x निकाला हुआ है वो है -7/3, वो ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है। बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर आपने ये वाला एलिमेंट पहले लिया होता है x की वैल्यू निकालने के लिए तो देखिए 2 - 3x इक्वल टू 4, तो एक काम करते हैं 4 को उधर ले आते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं, तो ये जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू +के 3x, ये बचेंगे -2 इज इक्वल टू 3x, यानी x कितना हो गया, x हो गया -2/3। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर आपने पहले ये लिया होता तो x की वैल्यू आती है हमारी -2/3 और y की वैल्यू 7 आ ही रही है। बच्चों आप एक चीज़ देखिए, अगर हमने पहले इस एलिमेंट को लेकर सॉल्व किया होता और हमारी x की वैल्यू -2/3 आ गई होती, तो x की वैल्यू -2/3 यहाँ पर है और हमने सपोज इन दोनों में से किसी एक तरीके से y की वैल्यू 7 निकाल भी ली होती, तो आपके हिसाब से ये वाला आंसर यानी जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाता। लेकिन हम ये जरूर चेक करते हैं कि इस एलिमेंट के लिए x की क्या वैल्यू आ रही है, तो जब हम इस एलिमेंट को सॉल्व करते हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या आती है, -7/3 आती, तो हमारे पास x की दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन हमारा सी होता वो सही नहीं होता, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है ना, क्योंकि हमें x की दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है और y की एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1, और हमारे पास चार ऑप्शन है कि 27 मैट्रिसेस बनेंगी या 18 मैट्रिसेस बनेंगी या 81 मैट्रिसेस बनेंगी या 512 मैट्रिसेस बनेंगी। देखिए पहले तो क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 मार्क के लिए। हमें पता है कि अगर वही मैट्रिक्स 3/3 की है, इसका मतलब उसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे बना के दिखाता हूँ, मैट्रिक्स हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। अब यहाँ जो एलिमेंट आएंगे उन्होंने कहा है या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। अब यहाँ पर 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, यहाँ पर 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, यहाँ भी 0 और 1 हो सकता है, यहाँ पर भी, यानी इन सभी जगह पर 0 और 1 में से कोई एक एलिमेंट आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब देखिए जैसे कि अगर मैं सब जगह 0 फिल कर दूँ तो 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स बन गई मेरी। और यहाँ पर सभी जगह पे अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, एक और मैट्रिक्स हो गई। अगर मैं 0 1 को इस तरह लिखूँ 0 1 0 0 0 1 1 0 0, तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा एलिमेंट है ये वाला है, इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि मैं यहाँ पर 0 पुट कर सकता हूँ और 1 भी पुट कर सकता हूँ। इस तरीके से इस एलिमेंट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, तो इसके लिए दो ऑप्शन है, इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, इसके लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है, इसके लिए भी दो ऑप्शन है, इसके लिए भी दो ऑप्शन है, इसके लिए भी दो ऑप्शन है। तो हमने ये वाली बात क्लास 11th में पढ़ी हुई है कि इस तरीके से जब हमारे पास ऑप्शन होती हैं तो हम या तो इनको करते हैं प्लस या फिर करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्योंकि मुझे एलिमेंट यहाँ भी फिलअप करना है, मुझे यहाँ भी फिलअप करना है, मुझे यहाँ भी फिलअप करना है, तो जब ऐसा होता है कि मुझे ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो हमें करना होता है मल्टीप्लाई सबको। तो हम इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई। जब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 9 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको लिख सकते हैं हम 2 रेज 9। 2 रेज 9 का मतलब होता है 512। तो इसका मतलब ये हुआ कि 512 मैट्रिसेस बन सकती हैं अगर हमारे पास एलिमेंट 0 और 1 हो
और हमें 3x3 की मैट्रिक्स बनानी हो। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत या परेशानी है या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अगर आपको आज मेरा पढ़ाया पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।